अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, इंतखाबात में धांधली, सियासी मुखालफिन की आवाज़ दबाने के लिए गैर कानूनी मुकदमात, अपोजिशन रहनुमाओं को तख्तादार पर लटकाना, अपोजिशन जमातों के कारकुनों पर जुल्म की इंतहा और जबरी गुमशुदगियाँ। 1.5 दहाई पर मुहित जुल्म का यह दौर बांग्लादेश में हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है। बांग्लादेश में नए कोटा सिस्टम के खिलाफ उठने वाली तहरीक ने हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार का सूरज डुबो दिया है। नए कोटा सिस्टम के खिलाफ सबसे कलीदी किरदार वहाँ के तलबा ने निभाया, जिन्होंने कोटा सिस्टम में 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को सरकारी नौकरियां देने के हुकूमती फैसले की भरपूर मुजाहिमत की और मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर दिया। तलबा का कहना था हुकूमत की जानिब से ये कोटा सिस्टम अपने जमात के वफादार लोगों को नवाजने के लिए लाया गया है, जिससे एक आम शहरी के हकूक मुतासर होंगे। लेकिन हसीना वाजिद की तरफ से तलबा के इस मुतालबे को यह कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि नया कोटा सिस्टम का जो मामला है वो इस वक्त अदालत में है और इस कोटा सिस्टम की मुखालफत वो लोग कर रहे हैं जो 1971 में होने वाली जंग के मुखालिफ थे। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के इस बयान के बाद ढाका यूनिवर्सिटी के तालिबात की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया, जिसके बाद तलबा का यह एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हो गया, जिसमें कई दर्जन तलबा जहाँ बहक जबकि हज़ारों की तादाद में जख्मी हुए। तमाम हुकूमती मजालिम के बाद बिलाखिर तालिबात का यह एहतजाज रंग ले आया और आज हसीना वाजिद इन मुजाहिरीन के आगे घुटने टेकने पर मुल्क से फरार हो गई और मजबूर हुई और अब तक की इत्तलात के मुताबिक भारत पहुँच चुकी हैं। जिसके बाद बांग्लादेशी आर्मी जो है, उनके जो आर्मी चीफ है वकारुज़्ज़मान, उन्होंने अवाम से खिताब भी किया और खिताब करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा और मुल्क में अबूरी निज़ाम के क़याम का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। ये अबूरी निज़ाम कब तक कायम हो जाएगा, कौन कौन इस निज़ाम का हिस्सा होगा और कितने अरसे के लिए निज़ाम राइज हो सकता है, मौजूदा हालात में क्या बांग्लादेश में फ़ौरन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा, ये भी एक सवाल है जो कि किया जा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है, रीजन पर इम्पैक्ट क्या है, बांग्लादेश में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका फवाद, आप सीनियर सियासतदान भी हैं, जो रीजनल सिचुएशन है उसके ऊपर भी आप नज़र रखते हैं। सबसे पहले तो ये कहिएगा, बांग्लादेश में जो हुआ कैसे देखते हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक वहाँ के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो ये मामला ले जाने में कामयाब हो सकेंगे? रीजन पर इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? बिल्कुल, मैं तो बड़े दिनों से ये लिख रहा था कि बांग्लादेश जो है वहाँ पे हसीना वाजिद का जो इक़्तिदार है वो डूब रहा है और ये सिर्फ चंद महीनों और हफ्तों की बात है। तो इससे पहले इंडियन इलेक्शंस के ऊपर भी मेरा जो तजिया था वो दुरुस्त साबित हुआ, बांग्लादेश पे भी जो मैंने बात की थी वो सही साबित हुई। देखिए, इशू ये था कि ये हसीना वाजिद, जिस तरह अभी आपने अपने इब्तदाइये में भी बात की है, ये 20 साल से बांग्लादेश में हुकूमत इनकी है। पहले ये 96 में आई थी और अब 2009 से मुसलसल हुकूमत जो है वो हसीना वाजिद कर रही है। और अथॉरिटेरियनिज्म इन्होंने 2014 में तो पीक पे ही पहुंचा दिया, जब इन्होंने पहले इन्होंने जमात इस्लामी जो इनकी अपोजिशन पार्टी थी उसके रहनुमाओं को फांसियां देना शुरू कर दी। उसके बाद जो भी एक प्रो पाकिस्तान एक वहां पर बात शाइबा भी था जिसके ऊपर इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े और फिर मीडिया के ऊपर इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ। और अब इस दफा जब ये आई तो पूरी अपोजिशन जेलों में थी। पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ है उसका ही तकरीबन आप समझें कि रेप्लिका बांग्लादेश में हुआ, जहां पे सारी अपोजिशन को जेलों में डाल के और जबरदस्ती इलेक्शन जो है वो जीत गई। और वहां पे हालात जो थे वो उस वक्त से ही कशीदा थे। अब ये जो तालिब इल्मों का जब एहतजाज शुरू हुआ तो बजाय निगोशिएट करने के उन्होंने 60 लोग बच्चे जो हैं वो तो पहले 2 दिनों में शहीद कर दिए और उसके बाद ये मामला रुका नहीं और 350 जो स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं वो वहां पे शहीद हुए हैं। और उसके बाद आज ये हसीना बीबी को वहां पे निकलना पड़ा है, मुल्क को छोड़ना पड़ा है और अगरतला चली गई है वो इस वक्त लैंड हुई है। ये एक पाकिस्तान हिंदुस्तान के वो ममालिक जो 47 की तकसीम के नतीजे में बने, उसमें पाकिस्तान है, भारत है और अब बांग्लादेश है। इन तीनों में ही बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए हैं जहां हमने देखा है कि पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो उठ खड़ी हुई है अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ। पाकिस्तान इससे पहले हिंदुस्तान के इलेक्शनों में जिस तरह से मोदी 400 पार की तमन्ना लेके इलेक्शन में उतरे और बुरी तरह पिटे, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को जिस तरह से लोग निकले और उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया बैलेट के जरिए, जिसको चुरा लिया गया बाद में, और अब बांग्लादेश के अंदर ये हुआ है।
तो ये इस पूरी रीजन के अंदर एक आई वुड से कि बहुत इंटरेस्टिंग फेज है जिसमें ये हम दाखिल हो रहे हैं। अवामी अवेयरनेस का फेज कह लीजिए या एक अपराइजिंग का फेज कह लीजिए जो शायद यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा फवाद, जब ये खबर आई कि वो मुसाफी भी हो रही हैं, वो जा भी रही हैं, उनको एक सेफ एग्जिट पैसेज भी दे दिया गया है, तो एक तज्जिया जो मैंने पाकिस्तान में बहुत सुना वो ये था कि हसीना वाजिद एक भारत नवाज बंगाली वजीर आजम थी और आज जो है वो मोदी को शायद शिकस्त हुई है। भारत का जो एक इंट्रूजन का फॉर्मूला है बांग्लादेश के अंदर वो शायद आज दम तोड़ गया। वुड यू एग्री विद दैट? बिकॉज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि वहां पर इस वक्त जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी फौज है, वो भी भारत नवाज ही है फिलहाल। तो नहीं, भारत नवाज तो है, लेकिन जिस तरह की एक एसेट जो है वो हसीना बन गई थी 2017 के दौरा जब इन्होंने किया भारत का, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने वसाइल खोल दिए बांग्लादेश में इस हुकूमत को मजबूत करने के लिए। और जिस किस्म की पॉलिसीज मोदी की अपोजिशन के खिलाफ इंडिया में थी, उसी तरह की पॉलिसीज इन्होंने बांग्लादेश में शुरू कर दी। तो दोनों का एक बड़ा लाइजन बन गया था और इन्होंने जो है वो सोनार बांग्ला एक उसके ऊपर दोनों ने एक टर्म बना के तो काफी करीब कुर्बत तो बहुत थी। और यकीनी तौर के ऊपर मोदी हुकूमत को तो इसका बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि जो भारत के अंदर काफी जो उनके थिंक टैंक्स हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि आप इस वक्त हसीना वाजिद का साथ देने की कोशिश ना करें, क्योंकि पब्लिक एंगर बहुत ज्यादा है और आप बांग्लादेश के लोगों को अपने खिलाफ कर लेंगे अगर आप इस वक्त उनका जो है वो साथ देंगे। लेकिन फिलहाल तो अगर भारत ने एक सेफ एग्जिट जो है वो दिया है हसीना वाजिद को, लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह है वो तो जाहिर है कि बांग्लादेश की इंटरनल एक अपराइजिंग है पॉपुलेशन की। और आपको पता ही है यशवीन कि जो बंगाल की पॉपुलेशन है वो बड़ी पॉलिटिकली अवेयर है। जब तकसीम के ऊपर सबसे पहले हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म मूवमेंट चली थी वो 1910 में चली थी, जो बंगाल की तकसीम के खिलाफ चली थी। और फिर 1946 के अंदर जब जिसको हम ग्रेट बंगाल किलिंग भी कहते हैं, उस दिन जो है वो बहुत वहां पे लाशें गिरी और वो बड़ा हुआ। और उसके बाद बांग्लादेश में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो हमेशा रही है और वहां के तालिब इल्म, वहां के लोग पॉलिटिकली बड़े शार्प और बड़े अवेयर है। हमारी तरफ उस तरह की रवायत नहीं है जिस तरह की बंगाल में वोट खड़े होने का जो उनके अंदर एक एलिमेंट है वो बिल्कुल है। उन्होंने फिर से उठ खड़े होकर दिखाया भी है। आप अब आगे बांग्लादेश में सिंस हम स्पेकुलेशंस की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी दुरुस्त भी साबित हो रही है, अब आप वे फॉरवर्ड क्या देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर? आप समझते हैं कि अभी जो एक इंटरिम पीरियड के लिए टेक ओवर किया गया, मिलिट्री रूल कंटिन्यू कर सकता है, फौरी इलेक्शन आप समझते हैं मुतहम्मिल हो सकता है बांग्लादेश करवाने का? कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आप देख रहे हैं? हाउ डू यू सी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड देयर नाउ? अभी आज जो उन्होंने तकरीर की है इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बांग्लादेश के, एक तो उन्होंने कहा है कि हम सारी सियासी जमातों के ऊपर मुश्तमिल एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बना रहे हैं। सो अभी उन्होंने कारजी हुकूमत बना रहे हैं जिसमें सारी लोग जो हैं वो शामिल होंगे। आज रात को जो सदर है बांग्लादेश के, उनकी और आर्मी चीफ की मीटिंग है और उसमें वो अगला लाएअमल सोचेंगे कि वो कैसे और किधर जो है उन्होंने चीजों को लेके जाना है। इस मूवमेंट में एक और जो इस वक्त इशू है ना यशवीन, वो ये है कि ये कोई पॉलिटिकली उस तरह से मूवमेंट नहीं थी जो अपोजिशन रन कर रही हो। वो या ये जो है अपना हसीना वाजिद ये इल्जाम लगा रही थी कि बीएनपी और जमात इस्लामी इसके पीछे है और ये दहशतगर्द है ब्ला ब्ला, लेकिन फैक्ट इज कि ये एक स्टूडेंट ऑर्गेनिक मूवमेंट थी। इसके पीछे कोई बड़ी अपोजिशन जो थी वो नहीं थी जो इसको कर रहा हो। तो अब वो जो अपोजिशन है वो खुद भी एक्चुअली परेशान ही है कि ये हमने इसमें अब क्या करना है। सो इस वक्त जो इनके खालदा जिया के जो बेटे हैं तारक, वो अभी लंदन में है। अब देखना ये है कि ये जो आर्मी है ये भी बड़ी प्रो हसीना वाजिद है, तो क्या ये जो बीएनपी की लीडरशिप है उसको कुछ जो है वो स्पेस मिलेगी, जमात इस्लामी को कुछ स्पेस मिलेगी? और इस वक्त में अमेरिका जो है वो भी बड़ा कीनली अभी इस सिचुएशन को देख रहा है, बट अमेरिका ज़ाहिर अपने मामलात में उलझा हुआ है। तो यूके की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या अपनी इनिशियल देखती है और इंडिया जो है वो क्या वहां पे सपोर्ट करेगा मार्शल लॉ को या नहीं करेगा? ये फैक्टर्स हैं जो मेरा ख्याल है आज रात की मीटिंग के बाद आएगा। और फिर जो पब्लिक मूवमेंट है वो मार्शल लॉ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं आप इलेक्शंस करवाएं। सो अगर ये पब्लिक को ये लगा कि नहीं ये तो मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं तो वो फिर ये मूवमेंट खत्म नहीं होगी। और इस वक्त फौज जो है
वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस मूवमेंट को सप्रेस कर सके, क्योंकि 350 का नफाज भी नहीं किया गया, कुछ और नहीं किया गया, और लोग अभी तक वहां सड़कों पर हैं। तो यूर एब्सोल्युटली राइट कि मूवमेंट अभी खत्म नहीं हुई और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा सा ये भी अगेन पेशन गोइयों की बात हो रही है, पाकिस्तान के लिए भी कोई स्पेकुलेशन है आपकी मौजूदा सूरत हाल के अंदर? क्या देख रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की, लोगों के अंदर अवेयरनेस की तो आपने बात की कि इस रीजन के अंदर आई है, पाकिस्तान के अंदर भी आई है, इससे आगे आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं हमें? देखिए हमारे यहाँ देखिए आइडियल तो यही है कि हमें ये इंतजार तो नहीं करना चाहिए ना कि लोग निकलें और इस तरह से 350 बच्चा वहां शहीद हुआ है तो हम क्या लाशें गिरने का इंतजार करें या हम इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस का इंतजार करें? ये तो देखो ना, सीधी बात है अश्विन, पाकिस्तान में लोग नहीं इस हुकूमत को मान रहे। लेजिटिमेसी ऑफ दिस गवर्नमेंट इज सीरियसली अंडर क्वेश्चन। शहबाज शरीफ जो है वो मुकम्मल इररिलेवेंट है, मरियम नवाज मुकम्मल इररिलेवेंट है, नवाज शरीफ इररिलेवेंट है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि इतने अदम इस्तेहकाम के साथ, जहां पे आप एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, एक मुआशी अदम इस्तेहकाम है और अब एक जुडिशल अदम इस्तेहकाम भी हो गया है, तो क्या हम ये सारे लेके क्या पाकिस्तान को हम आगे ले जा सकते हैं? आंसर इज नो। हमारा कोई रोल ही नहीं रह गया इंटरनेशनली, हम इतने इररिलेवेंट हो गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आना जरूरी है और उसके लिए इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक है। फवाद, क्विक लास्ट कमेंट, आपने कहा कि जो पंजाब की हुकूमत है, मरियम नवाज इररिलेवेंट है। वो कहती है मैं रोज अवाम की बेहतरी के लिए और फलाह के लिए मंसूबों का आगाज कर रही हूँ, मैं दिन रात काम कर रही हूँ, वो सड़कों पर पानी नहीं खड़ा होना देती। आप उन्हें इररिलेवेंट कह रहे हैं? देखो कोई बड़ी स्टोरी नहीं है ना उनके पास। उनके पास स्टोरी थी वोट को इज्जत दो। जब उनके पास वोट को इज्जत दो का बयानिया था तो सर्टेनली वो एक बड़ी लीडर बनने जा रही थी और वो क्राउड पुलर थी, लोग उनको सुनने आ रहे थे, उनका एक नैरेटिव बिक रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपनी ही बयान करदा आसान रास्ता ले लिया, जो उन्होंने बार बार बताया था कि मैं नहीं लूंगी, तो उसके बाद उनकी वो बड़ी कहानी खत्म हो गई। अब जब आपके पास बड़ी कहानी ना हो तो छोटी बातें को लोग देखते नहीं है। राना सनाउल्लाह की जो बेगम साहिबा ने जो एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, अब मेरा ख्याल है उन्होंने नून लीग की सियासत को जो है कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आप कोई नैरेटिव नहीं है जिसके ऊपर वो प्ले कर सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी आपके वक्त के लिए। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि वो स्पेकुलेट कर रहे थे कि सिचुएशन यहीं जाएगी, बांग्लादेश के अंदर कुछ उसी तरह का मामला हुआ है और आज का दिन मेरा ख्याल है अगले 24 आवर्स बड़े क्रिटिकल होंगे टू सी कि बांग्लादेश फाइनली अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहेंगे।